नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज का सबसे बड़ा सवाल आ रहा है उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मॉक ड्रिल की। अब मॉक ड्रिल में जिन दंगाइयों को, तथाकथित दंगाइयों को, जो लोग दंगाई बनने का नाटक कर रहे थे, बवालिये जो लोग थे, उनके हाथ में केसरिया झंडा थमा दिया गया। उसके बाद से बवाल कटने लगा है, सवाल उठने लगे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की मंशा पर और उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा पर, क्योंकि पुलिस बिना सरकार की इजाजत के इस तरह की मॉक ड्रिल नहीं कर सकती थी, या की है क्या? सवाल ये, दंगाइयों से निपटने के लिए इलाहाबाद पुलिस की मॉक ड्रिल पर तब विवाद खड़ा हो गया जब मॉक ड्रिल के दौरान नकली दंगाई केसरिया झंडे को हाथ में लिए असली पुलिस का सामना कर रहे थे। और 7 महीने पहले 26 दिसंबर 2014 को गुजरात पुलिस पर भी ऐसे ही सवाल उठे थे, जब मॉक ड्रिल के दौरान आतंकियों को नमाजी टोपी में दिखाया गया था, स्कल कैप में दिखाया गया था। अब दंगाइयों को केसरिया झंडा और नमाजी टोपी में दिखाने का मकसद क्या है, यह बड़ा सवाल है। सवाल यह भी कि जिस तरह से सरकार मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जांच क्यों धीमी की है, और क्या हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति का चलन बढ़ता जा रहा है, इस पर हम जवाब लेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। पहले नजर इस रिपोर्ट पर। ये तस्वीरें किसी असली दंगे की नहीं हैं। इन तस्वीरों में नकली दंगाई है, पुलिस असली है। मॉक ड्रिल के जरिए दंगाइयों से निपटने की कवायद में जुटी है इलाहाबाद पुलिस। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इलाहाबाद पुलिस मॉक ड्रिल में जुटी है, लेकिन इस बात से अनजान है कि मॉक ड्रिल की वजह से देश भर में सियासी तूफान उठने वाला है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की मॉक ड्रिल में दंगाइयों को केसरिया झंडे लिए क्यों दिखाया गया? दंगाइयों को केसरिया झंडे में दिखाने के पीछे मकसद क्या है? समाजवादी पार्टी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, उसकी पुलिस को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे रंग का प्रयोग न करे जिससे बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को चोट पहुंचती हो। भारतीय जनता पार्टी इन सारे मुद्दों को राजनीतिक रंग देना चाहती है, तो हम कतई उसके खिलाफ हैं। उसको भी ये विचार करना होगा, सोचना होगा कि आखिर ये पुलिस है, पुलिस अगर मॉक ड्रिल कर रही है तो उसमें उनकी पार्टी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब मॉक ड्रिल में दंगाइयों या आतंकियों को किसी धर्म विशेष से जोड़ा गया हो। इससे पहले 26 दिसंबर 2014 को गुजरात की सूरत और नर्मदा जिले की पुलिस ने मॉक ड्रिल के दौरान आतंकी को नमाजी टोपी पहना दी थी, जिसके बाद देश भर में हंगामा मच गया था। आज एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर दंगाइयों और आतंकियों को किसी धर्म विशेष से जोड़ने के मायने क्या हैं? क्या सियासी पार्टियां फूट डालो राज करो के मंत्र पर शासन चलाना चाहती हैं? बात सिर्फ दंगाइयों को केसरिया झंडा और नमाजी टोपी दिखाने की नहीं है। सवाल तो ये भी है कि क्या पार्टियां और सरकारें हिंदू मुसलमानों की राजनीति में ही अपना सियासी भविष्य देखती हैं? अगर ऐसा नहीं है तो मालेगांव ब्लास्ट की पैरवी करने वाली सरकार वकील को ऐसा क्यों कहना पड़ता है कि एनडीए सरकार जब सत्ता में आई तो पूरे मामले पर नरम रवैया अपनाने का दबाव बनाया गया? एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैं सरकार का तरफ से हूँ, मगर ये पब्लिक के लिए हूँ। मैं पब्लिक को ये जानकारी मिलना चाहिए, ऐसा पोस्ट हो रहा है, इसके लिए इंटरव्यू दिया मैंने। तो मैम आप इस बारे में क्या करना चाहती हैं? आप मैं तो ऑलरेडी इनको बोली हूँ, मेरे को डी नोटिफाई करो। मैं एनआईए के लिए यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर। सच तो यह है कि सियासी हितों को साधने के लिए सियासी पार्टियां ध्रुवीकरण को संजीवनी की तरह समझती हैं और वक्त पड़ने पर धर्म का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करती। अब चाहे पुलिस हो या जुडिशियल सिस्टम या फिर एजुकेशन सिस्टम, धार्मिक रंग देने से कोई नहीं चूकता। एक और विवाद उस वक्त खड़ा हो गया जब देश के कपड़ा मंत्री संतोष गंगवार होटल मैनेजमेंट के उन छात्रों के समर्थन में आ गए जो शाकाहारी होने के बावजूद मांसाहारी खाना बनाने के लिए मजबूर थे। तो मैंने माननीय एचआरडी मंत्री और टूरिज्म मंत्री दोनों को लिखा कि जैन समाज की मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए इसको बजाय कंपलसरी के ऑप्शनल रखा जाए। और हमने दोनों को पत्र लिखा है, एक्नॉलेजमेंट भी आया है, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें विचार किया जाए, क्योंकि देश की करीब करीब आधी आबादी वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखा जाए। बात होती है, आपके पास एक प्रपोजल, एक चिट्ठी आई है जिसमें होटल मैनेजमेंट में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की पढ़ाई अलग अलग हो। आपको लगता है कि एक बहुत फिजिबल आइडिया है?
कुछ चीजें प्रैक्टिकल नहीं होती है, तो मैं समझता हूं कि इसको अलग अलग करना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस विषय पर एक प्रस्ताव आया, उस पर हम लोग जांच कराएंगे। सवाल यह है कि आखिर सरकारों और सियासी पार्टियों को एजुकेशन सिस्टम से लेकर जुडिशियल सिस्टम को प्रभावित करने की जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर देश की राजनीति में हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति का चलन क्यों बढ़ता जा रहा है? रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और मेरे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के सुधांशु मित्तल, कांग्रेस के राजीव त्यागी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मेरे साथ संघ के विचारक राकेश सिन्हा हैं, हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन, और समाजवादी पार्टी के डॉक्टर सीपी राय हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं किसी भी वक्त। सुधांशु, ये जानबूझकर किया है क्या यूपी पुलिस ने? सवाल मेरा दरअसल समाजवादी पार्टी को होना चाहिए था पहला, अभी वो जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का आप बयान ले लें, फिर उसके बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, आप परिपक्व राजनेता हैं, सारे खेल समझते हैं। ये जानबूझकर किया है, अनजाने में चूक हो गई? मेरा सिर्फ लोगों को ध्यान दिलाने का एक उद्देश्य है कि जब गुजरात पुलिस की कवायद हुई और वहां पे किसी एक ऐसे चेहरे को दिखाया गया जिसको किसी धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश हुई, पहले ही बैकफुट पर आ गए आप। समाजवादी पार्टी का क्या बयान था? सुनिए ना। हाँ, तब पहले ही बैकफुट पर आ गए। आप जानते हैं अगला सवाल क्या होगा? मैं बैकफुट पे आ गया कि कौन बैकफुट? आप बैकफुट पर आ गए। मैं ये कह रहा हूं कि उनका अभी तो मैं गुजरात गया नहीं, अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। आज मेरी बात सिद्ध हो गई। मैं तो अभी उत्तर प्रदेश पे हूं। आपने नहीं सुनी अभी गुजरात पहुंच गए आप। मेरी पूरी बात तो सुन ले रहा। हाँ, मेरी बात सुन ले एक बार, फिर उसके बाद। तो जो उस समय बयान दिए गए थे, समाजवादी पार्टी ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, मैं ध्यान में एक टीवी डिबेट पे आरजेडी ने दिया, आम आदमी पार्टी ने दिया, उसमें कहा ये सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा प्रतीक है, ये भाजपा की सांप्रदायिक मानसिकता जो है उसका चित्रण हो रहा है। और तो नहीं था क्या भूला गया? नहीं था क्या? तो सुनिए ना आप एक सेकेंड। तो ये जो अब यूपी पुलिस ने करा, ये धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक लग रहा है मुझे। फिर उस हिसाब से ना। और अगर गुजरात को आपने तथाकथित हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया हुआ है और उत्तर प्रदेश को मौलाना मुलायम ने अपनी राजनीति की प्रयोगशाला बनाया हुआ है, आप दोनों इस हमाम में नंगे हैं। देखिए, भद्दा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पर ये आप इसे सिर्फ एक जुमले के तौर पर ही लीजिएगा। अब इसकी बाल की खाल मत निकालने लगी। ये जुमला आपको कहने का अपना हक है, लेकिन मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि हर समय हर चीज को जब आप धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के चश्मे से देखते हैं तो हम अपनी मानसिकता का परिचय देते हैं। चलिए, हमारे साथ सीपी राय हैं। सीपी राय हैं, सांप्रदायिक है, इसलिए धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। सीपी राय हैं। राय साहब, ये बताइए, ये सरकार की मंशा थी, ये चूक हो गई, अनजाने में गलती कर बैठी इलाहाबाद पुलिस यूपी में जो हुआ? ये इसको चूक ही मान ले। वैसे मैंने अभी वो देखा कपड़ा, इस रंग के तमाम लोग अपने गमछे इस्तेमाल करते हैं, साफी इस्तेमाल करते हैं, गांव के रहने वाले लोग इस रंग के इस्तेमाल करते हैं। हाँ। ऐसा लगता है कि जिस सिपाही से कपड़ा लाने के लिए कहा गया, उसको वो कपड़ा मिला, वो लेके चला गया। ये सिर्फ चूक ही है और कुछ नहीं है। अच्छा। और मुझे नहीं लगता कि इन रंगों को लेकर के इतना विवाद बनाना चाहिए। अच्छा, वो मतलब कोई और कपड़ा नहीं मिला, यही कपड़ा मिला? जिस सिपाही को कहा गया वो लाने के लिए वो यही ले आया, और वो देख रहे हैं कि कोई झंडा नहीं है, वो एक कपड़ा, बल्कि हो सकता गमछा हो उसका। ये अच्छा, जो साफी इस्तेमाल हो सकती है वो हो सकता वो हो। इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है। कम से कम इसमें सरकार शामिल नहीं है, पार्टी शामिल नहीं है, उच्च स्तर के अधिकारी कोई शामिल नहीं है। किसी सिपाही को ड्यूटी लगाई गई भाई कि कल कपड़ा ले आना निशान के लिए, वो ये ले आया। उससे एक मानवीय भूल क्यों हुई है? मानवीय भूल है, एक सिपाही था। ये तो अब सिपाही पर क्या सवाल उठाएंगे? ना इलाके के एसएसपी, कप्तान, ना डीआईजी, ना आईजी, ना डीजीपी, सरकार का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। हरा कपड़ा हो नहीं सकता था। मायावती की सरकार होती तो नीला कपड़ा नहीं हो सकता था। कोई भी कपड़ा आता उसको मुद्दा उठता, कोई भी कपड़ा आता अगर रंगों पे मुद्दा उठता तो उसको उठता। अच्छा। हरा होता, नीला होता, पीला होता, जो होता उसका कोई न कोई मुद्दा बना ही देते सब लोग। हाँ। लेकिन इसमें ये मुद्दा बनने की चीज है नहीं।
मुझे यही मानना है कि ये एक मानवीय भूल है और ये उसने भी ये सोच के नहीं कपड़ा लिया होगा कि इसका कोई मुद्दा बना दिया जाएगा। अच्छा, छोटी मोटी भूल है राकेश सिन्हा साहब, इस पर त्योरियां चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। मैं मानता हूं कि इतना बड़ा अपराध है जिसके लिए समाजवादी पार्टी की सरकार को, वहां के प्रशासन को, पुलिस को माफ नहीं किया जा सकता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, सीपी राय साहब को ये कपड़ा नजर आ रहा है, ये रंग सिर्फ एक रंग नजर आ रहा है। कांग्रेस की झंडा समिति ने 1930 में भारत का राष्ट्रीय झंडा के रूप में केसरिया झंडा को चुना था। किसी और कारण से तिरंगा झंडा आया, लेकिन कांग्रेस की झंडा समिति ने, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आजाद थे, केसरिया के बारे में इतिहास, आज भी तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया का इतिहास देख लें। भारत के स्वत्व से जुड़ा हुआ यह रंग है। और आप यदि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपमान कर लीजिए, आप आरएसएस पर आरोप लगा लीजिए, आप हिंदू समाज पर आरोप लगा लीजिए, चलेगा, राजनीति में सब चलता है। लेकिन आरएसएस के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कारण यदि भारत के स्वत्व पे, भारत की विरासत पर, भारत के इतिहास पर सवाल खड़ा करते हैं तो इतिहास नहीं माफ नहीं करेगा। और समाजवादी पार्टी उस पार्टी के रूप में है जो कि आईएसआईएस से साठगांठ कर सकती है। इतनी गंदी पार्टी है जो वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। सीपी राय साहब, थोड़ी सी तो इस देश की विरासत को देख लीजिए। हम आएंगे जाएंगे, पार्टियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन देश की विरासत, इस देश की पीढ़ियों को वह क्या की भावना देती रहेगी। बातें भारत का इतिहास, भारत की विरासत, एक मिनट सीपी राय साहब, मैं सारी बातें आपकी फेस वैल्यू पर लेता, सब बातें। अगर केसरिया रंग को बदनाम करने वाले जो लंपट हैं जी, जो तथाकथित, मैंने कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, मैं इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है, जो तथाकथित भगवा ब्रिगेड के लोग अपने आप को बताते हैं और वो जिस तरह के कृत्य करते हैं, तब ये आवाज आपकी कहां चली जाती है? तब ये आपकी, मैं कहता हूं, भगवा को लेकर किसी भी प्रकार का गैर कानूनी काम करने वाला आदमी उसी तरह अपराधी है जैसे ये पुलिस और समाजवादी पार्टी अपराधी है। कम से कम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसे तमाम लोगों की निंदा करता है जो भगवा का दुरुपयोग करते हैं, भगवा को लेकर दंगा करते हैं। कोई भी एक जिम्मेदार राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी भगवा झंडे का दुरुपयोग नहीं करते हैं ना लोग, हिंसा का जो करते हैं लोग, जो खुद को संघ से जुड़ा हुआ बताते हैं, परिवार से जुड़ा हुआ बताते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संघ से जुड़ा हो और भगवा का दुरुपयोग करेगा। मैं यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं अब यहाँ पर कॉमेंट्स ही गिनवाने लगूं। आप ऐसे ऐसे बयान, राष्ट्र विरोधी बयान, देखिए कि आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते जो कानून के दायरे में हो, देश के आईन के दायरे में हो, देश की परंपराओं के दायरे में हो। कि अगर अभी कल का मैं साध्वी प्राची का ही बयान दूं, साध्वी कहती हैं अपने आप को, आप कहते हैं हमारे परिवार से जुड़ी नहीं हुई है, वित्त मंत्री कहते हैं हमारे परिवार से जुड़ी नहीं है। कौन है ये प्राची? साध्वी कहती हैं अपने आप को और भगवे रंग में अपना लिबास पहने रहती हैं। उन्होंने क्या कहा? अब मैं दोबारा गिनवा, मैं ऐसे शख्सियत को ज्यादा, एक मिनट, अभी मैं मुखातिब हूं राकेश सिन्हा से, आप बता दीजिए, मैं जवाब देता हूं। मुखातिब हूं। नहीं, लेकिन आपको मैं बताऊं, जो उनके बयान के बाद सब लोगों ने उस बयान से अपने आप को अलग कर लिया। ये कम बड़ी बात नहीं है। भगवे का अपमान कर रही है ना वो, तो हमने अलग कर लिया उनके। साध्वी प्राची, हमने कहा भगवे का अपमान कर रही है। हम किसी को पाकिस्तान, अरब, अमेरिका नहीं भेजने वाले हैं। हमारे देश के आपके लोग भेज रहे हैं ना, कहते हैं हमारे देश के अंदर विमर्श होगा। हम भगवाधारी है ना वो भगवे का अपमान कर रहे हैं। तर्क बौद्धिकता के आधार पर जीतने वाले लोग हैं, वो भगवे का अपमान कर रहे हैं। हम ताकत की तर्क भगवे का अपमान कर रहे हैं। हम ताकत की तर्क नहीं, भगवे का अपमान कर रहे हैं। हम मेरी बात, एक बात, वो राष्ट्रवादी नहीं है, मेरी बात तो सुन लीजिए, वो राष्ट्रहित की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे बोलने तो दीजिए। हम ताकत की तर्क से नहीं, तर्क की ताकत से जीतते हैं। मेरे 2 सवाल थे। मैं यही बात कही राकेश जी, मैं आपकी बातें सारी फेस वैल्यू पर लेता और भगवा हमारे तिरंगे का हिस्सा है, मैं ये सारी बातें फेस वैल्यू पर लेता। अगर आप ये तथाकथित भगवाधारी जो बैठे हैं, जो राष्ट्र विरोधी हैं, दरअसल जो कानून के खिलाफ, आईन के खिलाफ बातें करती हैं। साध्वी प्राची राष्ट्र विरोधी नहीं है, इतना मैं कहूंगा। क्या किसी हालत में राष्ट्र विरोधी नहीं, वो देशभक्त हैं। वो देशभक्ति है, उनके बयान ये देशभक्ति है। किसी बयान जो कानून के दायरे में रहकर, कौन सी बयान, क्या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है इस देश में? अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। के रूप में कह दिया कि योग से द्रोह करने वाला, योग नहीं करने वाला, उन्होंने किसी धर्म पर आपत्ति नहीं की, उसमें किसी व्यक्ति पर आपत्ति क्या नहीं कहा? की। साध्वी प्राची धर्म को आधार बनाकर सूर्य नमस्कार का विरोध कर रहे हैं। बहरीन के स्कूल में, बहरीन के
क्या हमारे देश में अपने धर्म को, अपने धर्म का पालन करने की आजादी नहीं है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल हक नहीं है हमारे देश में? जी, इस्लामिक देशों में 56 संस्थाएं नहीं, अब आप ये थोड़ा समझाएंगे कि मुसलमान कैसे होता है देश में? क्यों नहीं सूर्य नमस्कार होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? देता है भारत की नहीं करेगा मुसलमान। अगर मुसलमान जवाहरलाल नेहरू ने, वो उसका हक है, वो उसका हक है, वो उसका हक है। मुझे और गोलवलकर जी को छोड़ दीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने सीपी राय से पूछिए, संविधान के खिलाफ जा रहे हैं आप जवाब संविधान के मेरे शब्द को सुनिए जी। जवाहरलाल नेहरू ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किसी मुसलमान को सवाल आप इस देश में कि आप संविधान के तहत किसी मुसलमान को ये भारत की विरासत का सवाल है। बातें नहीं कर सकते, विरासत का और आप ये धमकी देंगे कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो आप राष्ट्र विरोधी हैं, क्योंकि आप संविधान विरोधी हैं। जो लोग संविधान को नहीं मानते वो राष्ट्र विरोधी हैं। हम तो कम्युनिस्टों को भी अरब भेजने की बात नहीं करते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसने चीन का साथ किया उसे भी चीन भेजने की बात नहीं करते हैं। किसी को भी अपने धर्म को पालन करने में धर्म बाध्य नहीं हो सकते। प्राची की बात से असहमति रखते हुए मैं कहता हूं उन्होंने किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया, नहीं वो किसी समुदाय का नाम नहीं लिया। साध्वी अपने आप को कहने का हक नहीं। प्राची ने किसी समुदाय का साध्वी कहने का हक नहीं। उनकी बयान से असहमति रखते हुए कहता हूँ उन्होंने साध्वी कहने का हक नहीं लिया था। आप मेरा ये मानना है उनको साध्वी कहने का हक नहीं। साध्वी को हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कार ऐसी शख्सियत को साध्वी कहने का हक नहीं देता। आप मत कहिए साध्वी, वो साध्वी है ही नहीं। मैं भी नहीं कहता हूँ, लेकिन वो है ही नहीं। उनकी असहमति, उनके प्रति असहमति होते हुए मैं कहता हूँ। और हमारा देश, का नाम नहीं लिया। हमारा संविधान, हमारा संदीप, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उन्हें अपने धर्म की पूर्ण पालन करने की इजाजत देता है। कुछ लोगों को इजाजत देता है। आप बात कीजिए आरएसएस के शीर्ष नेताओं की, आप बात कीजिए विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी की, ऐसे लोगों की बात कीजिए। उनको आप विमर्श में नहीं रख रहे हैं। आप विमर्श में ऐसे हाशिए पर दिए गए बयानों को रखकर मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। तो हम हाशिए के बयानों को डिसऑर्ड करते हैं। हाशिए के कोई पाकिस्तान बांग्लादेश और अरब जाने की बात नहीं करते। आप ओनअप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप ओनअप कर रहे हैं, और ओनअप करने के चलते आपका पॉइंट, आपके तर्क हल्के हो जाते हैं। मैं 3 बार उनके बयान से, अगर आप ऐसी शख्सियतों को डिफेंड करेंगे तो आपके तर्क हल्के हो जाते हैं। उनकी देशभक्ति पर प्रमाणिक रूप से कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। क्यों नहीं करेंगे? नहीं कर सकते। जो देश, जो व्यक्ति देश को संविधान को नहीं मानेगा वो राष्ट्र विरोधी है। साध्वी आप माने ना माने, देशभक्त जो देश के संविधान को मानने को तैयार नहीं वो राष्ट्र विरोधी है। संविधान को नहीं मान रहा है। कैसे देश की मिट्टी, देश की संप्रभुता को मानने वाला व्यक्ति को आप देशभक्त नहीं कर रहे हैं। जी राजीव त्यागी। देखिए चौधरी साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा आज कि आरएसएस के एक विचारक ने, राय साहब अभी आपके पास में आता हूं। आरएसएस के एक विचारक ने आज जवाहरलाल नेहरू की प्रासंगिकता को और देश की आजादी के इतिहास को जवाहरलाल से जोड़ करके और साथ साथ झंडे को जो कांग्रेस ने बनाया था उससे जोड़ करके ये स्वीकार किया कि कांग्रेस ही रियल नहीं, पर समाजवादी पार्टी ने गलत किया ना। ये सरकार के कोई भी कहना, अभी आप छोड़िए कांग्रेस पार्टी, अभी बीजेपी को छोड़िए, उत्तर प्रदेश की बात बताइए। रही बात ये जानबूझकर किया गया है कि नहीं किया गया? ये 100% गुजरात में भी जानबूझ के किया गया और यहां भी जानबूझ करके किया गया, नंबर 1। नंबर 2 बात मैं कहना चाहूंगा कि आरएसएस के विचारक जो है इस टाइम वितांडवाद कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं हो सकता ये कि मुलायम तो लीला, इतने मुलायम दूसरा करे तो पाप। नहीं, अगर आप मुलायम के प्रति इतने मुलायम क्यों हैं? मैं मुलायम कहाँ हूँ? अखिलेश मैं तो अभी आ रहा हूँ, मैं तो मुलायम सिंह यादव पे भी आ रहा हूँ। अभी हम यूपी की बात कर रहे हैं, गुजरात में तो पहुंचे आ रहा हूँ, बिल्कुल अभी पहुंचेंगे, बिल्कुल आ रहा हूँ। मौका दीजिए 2 मिनट। मौलाना मुलायम सिंह आपने संबोधन किया, 4 बार समाजवादी पार्टी की 89 से लेकर अब तक सरकार रही। कितना उत्तर प्रदेश विकास की गति को प्राप्त हुआ, कितना उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिला, कितना उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल हुआ, कितना उत्तर प्रदेश का विकास का पैमाना आगे बढ़ा, ये प्रश्न है मेरे लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक बात मानती है कि दंगों की राजनीति करने से, जातीय विद्वेष की राजनीति करने से, धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश है ना, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का नुकसान हो रहा है। ध्रुवीकरण की कोशिश है, 100% ध्रुवीकरण की कोशिश है और ये ध्रुवीकरण की कोशिश 2013 से चल रही है। मुजफ्फरनगर दंगों पे आप आज ये कह रहे हैं कि जानबूझ के नहीं किया, अगर राय साहब कह रहे हैं गलती हो गई है, ये कहीं ना कहीं छोटे स्तर पर गलती है। मुजफ्फरनगर दंगे क्या थे?
क्या थे मुजफ्फरनगर दंगे कि जब एक मंत्री हस्तक्षेप करता और कहता कि दंगाइयों को छोड़ दो, तो क्या थे वो मुजफ्फरनगर दंगे? जब चीफ मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता है तो क्या थे मुजफ्फरनगर दंगे? उन दंगों ने निश्चित रूप से लोगों को तोड़ने का काम किया। मैं पूछना चाहूंगा, आपसे भी कहना चाहूंगा इस बात को, दंगों में कितने नेता मरते हैं ये बताइए मुझे। सिर्फ दंगों में निरीह लोग मरते हैं। और देखिए, कुछ संस्थाएं राष्ट्र संगारक संस्थाएं हैं, उनको आप किसी से जोड़ लीजिए। मैंने एक टर्म लिया टेक्निकल, राष्ट्र संगारक संस्थाएं हैं, उनमें से वो संस्थाएं जो आजकल राज्य में हैं, वो केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। सुकेश, 2012 की बात करें, विधानसभा चुनाव, उससे पहले जिस तरह का मंजर था, आप गए, मैं गया, हमने देखा। 2014 से पहले मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र कर दिया राजीव त्यागी ने। ये मिलीजुली किश्ती हो रही है क्या? अब यहां पर चाहे सुधांशु मित्तल बैठे हो, राकेश सिन्हा बैठे हो या सीपी राय, दोनों के हक की बात हो रही है, दोनों के लिए ध्रुवीकरण हो रहा है। मैं अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक चाहते हैं। मैं अभी उत्तर प्रदेश तक के मामले में कोई नहीं कहेगा। बीजेपी से कोई प्रश्न पूछेगा, उन्होंने जितने वादे किए थे कोई पूरा क्या केंद्र? चलिए, अब सुकेश, कोई समाजवादी पार्टी से पूछेगा कितना विकास किया, कितने लोगों को रोजगार दिया? सुकेश, देखिए, मुझे लगता है कि हुकूमत की जो माइंडसेट होती है ना, वो रिफ्लेक्ट होती है। ये गलती जो है महाराष्ट्र में नहीं हो सकती। गुजरात में स्कल कैप पहने वाले को आतंकवादी बता सकते हैं, वहां केसरिया नहीं जा सकता। ये गलती वहां दोहराई नहीं जा सकती। हुकूमत की जो माइंडसेट होती है वो परकुलेट करती है नीचे तक। वहां पे मौलाना मुलायम है, आपने ठीक कहा, वो अपने आप को मौलाना मुलायम कहलाना पसंद भी करते हैं। हरा रंग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो सीपी राय कह रहे हैं ना कि केसरिया, अरे गलती से ले आया, बिल्कुल नहीं हो सकता। और रंग भी ये पूरा केसरिया नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। हल्का सा हरा हो सकता था। मायावती के टाइम पे हल्का सा नीला रंग हो सकता था, किसी बवालिये का, तथाकथित बवालिये का, जिसके खिलाफ मॉकड्रिल की जा रही है। राकेश जी ने कहा कि जो पेरिफेरी पे बैठे लोग हैं, उनके बयानों को लेकर आप मुख्य धारा की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, सिर्फ साध्वी प्राची का बयान नहीं है राकेश जी। मैं गिन रहा था, योगी आदित्यनाथ वो हाशिए पे पड़े हुए व्यक्ति नहीं है। निरंजन ज्योति, बता दीजिए बयान भी, एक हाथ में माला दूसरे में भाला, ये बयान है। निरंजन ज्योति हाशिए पे पड़ी हुई साध्वी नहीं, राम यादव की सरकार या दूसरी यादव सरकार, साक्षी महाराज, ये हाशिए पे बैठे हुए लोग नहीं है। ये संसद में है। आपकी पार्टी जो है, आपको मुझे लगता नहीं गुरेज होगा उसे कहने से, बीजेपी, उनके सांसद हैं और वो ऐसे बयान देते हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। आपको मालूम है, आप बिहार से आते हैं, अभी साध्वी निरंजन ज्योति बिहार में थी, पता नहीं क्यों थी, उनका बिहार में क्या जनाधार है, लेकिन वो थी, और फिर वैसा ही कुछ बयान उन्होंने दिया था। और राजीव जी कह रहे हैं कि विकास की बात करिए, कोई नहीं करता। हाँ। कुछ दिन पहले तक ये भी नहीं करते थे। हाँ। ये हार गए, बुरी तरीके से हार गए। हाँ। 44 पे आ गए। एक एंटनी कमेटी बनी और एंटनी कमेटी ने कहा कि हम परसीव किए गए एक ऐसी पार्टी के तौर पे जो बहुसंख्यक के खिलाफ है। हाँ। इनकी बुद्धि जली, लाइट जली कि अरे दिग्विजय सिंह ने नुकसान कर दिया। अगर दिग्विजय सिंह से आज भी आप पूछेंगे तो वो प्रमाणिक तरीके से कहेंगे कि ये तो जानबूझकर हुआ है, लेकिन कांग्रेस की लाइन वो नहीं है। एक ही एंटनी की कमेटी की रिपोर्ट जो थी वो बताती है कि हमको एंटी मुस्लिम नहीं दिखना चाहिए, इसलिए ये लाइन है आज की तारीख में। सीपी राय, एक मिनट राजीव जी, एक मिनट, नहीं, सीपी राय, एक मिनट राजीव, नहीं, सीपी राय संशोधन करना चाहेंगे अपने पहले कमेंट पर? जी। बदलना चाहेंगे, तरमीम करना चाहेंगे, मानेंगे जो हुआ वो गलत हुआ? दो सवाल पूछ रहा था और फिर अपने जवाब भी बहुत संक्षेप में। पहली बात, क्या ये केसरिया झंडा है जो दिख रहा है या महज कपड़ा है? और नंबर 2 पर आपसे संपर्क। अरे राय साहब, समाजवादी पार्टी झंडा लेके करा देते इस काम को। तिरंगे इसको, हाँ, बताइए। जिस तिरंगे से पैर लपेट रहे थे और पसीना पोंछ रहे थे, क्या वो भी राष्ट्र का अपमान माना जाए? उस पर बहस की जाए? फिर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपकी थोड़ी आवाज कटी, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं मोदी जी ने योग दिवस के दिन। सीपी राय साहब, आप बड़े हैं, तजुर्बेकार हैं। सीपी राय साहब, मैं रोकूंगा। आप बड़े हैं, तजुर्बेकार हैं, सम्मानित हैं, कृपया अपना अज्ञान उसका परिचय मत दीजिए। जिस कपड़े पर चाहे केसरिया एक स्ट्रिप हो, एक मिनट सुन लीजिए, क्योंकि ये तिरंगे की बात है, ये राष्ट्रीय सम्मान अपमान की बात है, जिसमें एक व्हाइट स्ट्रिप हो, नीचे हरी स्ट्रिप हो, अगर उस पर अशोक चक्र ना हो तो वो तिरंगा नहीं होता। सर, मैं इस तर्क को आगे नहीं बढ़ाने दूंगा।
अज्ञान का परिचय मत दीजिए और भड़काइए मत यहाँ पर। खामखा बात पर भड़काइए मत। आपने मेरी आप शर्त वापस लीजिए। नहीं, प्रधानमंत्री ने कोई तिरंगे का अपमान नहीं किया। पूरी बात नहीं सुना। नहीं, आप गलत लाइन दे रहे हैं। आप प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने तिरंगे का अपमान किया। कतई नहीं, कतई नहीं। आप अपने अज्ञान का परिचय दे रहे हैं। नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा संदीप जी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा क्या उस कपड़े को तिरंगा झंडा माना जाए? नहीं, अब यही ये बरगलाने की कोशिश है। मैंने ये बरगलाने की कोशिश, क्या उस कपड़े को तिरंगा झंडा माना जाए? ये बरगलाने की कोशिश है। मैंने सवाल पूछा, हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। सवाल नहीं सुना आपने पूरा। हाँ, सुनाइए। और मैंने सवाल पूछा, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने कहा अगर कपड़ों पर बात होनी है तो क्या उसको झंडा मांगना। चलिए, फिर से संपर्क में दिक्कत आ रही है आपसे। एक मिनट राजीव जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। और सुधांशु मित्तल, आपसे ही सवाल की शुरुआत करूंगा ब्रेक के बाद। आपने कई बार उंगली उठाई, आप तक नहीं आ पाया, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से अब गुजरात जाने वाला हूं। आज का सबसे बड़ा सवाल, गाहे बगाहे ध्रुवीकरण की कोशिश देश के मुख्तलिफ हिस्सों में लगातार क्यों होती रहती है। नया ट्रिगर आया है उत्तर प्रदेश से, जहां इलाहाबाद पुलिस ने एक मॉक ड्रिल की। तथाकथित जो दंगाई बनने की एक्टिंग कर रहे थे, उनके हाथ में केसरिया झंडा था। सीपी राय कह रहे हैं, अरे आप तिल का ताड़ बना रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गुजरात लिए चलूंगा। सुधांशु मित्तल, 26 दिसंबर 2014 सूरत पुलिस एक मॉक ड्रिल करती है, जिनके खिलाफ में एक मिनट राय साहब, देखिए बारी बारी अभी चलने दीजिए, इसमें कोई मजा नहीं आता है कि आप बीच में बोलते रहेंगे। सुधांशु मित्तल, वहां सूरत पुलिस एक मॉक ड्रिल करती है और जो तथाकथित दंगाई थे वो नमाजी टोपी, स्कल कैप पहने हुए होते हैं। आनंदीबेन पटेल बाद में माफी भी मांगती हैं, अफसोस जाहिर करती हैं, लेकिन सवाल वही जो सुकेश ने कहा, ऊपर से जब तक संकेत नहीं आएगा ऐसी गलतियां नहीं हो सकती। इलाहाबाद पुलिस ने यह किया भी। सीपी राय कह रहे हैं कि अरे कोई छोटे मोटे कांस्टेबल से भूल हो गई, कपड़ा गलत ले आया होगा, लेकिन वहां पर किसी की नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि ये रंग केसरिया था। हरा होता तो नौकरी भी चली जाती। सूरत में जो हुआ, ये दरअसल ऊपर से संकेत जाते हैं, मानेंगे ये बात। का इतना उग्र रूप शायद मैंने पहली बार देखा है, और इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ा ठंडा हो जाइए। बहुत उत्तेजित होकर आज आप बहुत उग्र रूप में जो है इसका संचालन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा शांति से करेंगे। नहीं, मैं आपके साथ ही, देखिए सुधांशु आप भी मित्र हैं और राकेश जी भी मित्र हैं, और दोनों का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जहां देखिए, मैं एक एंकर हूं, अगर यहां पर मतभेद होगा, मनभेद नहीं होते हैं, मतभेद हम उग्र रूप से भी आमने सामने हो जाते हैं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं कहने में, ना कोई संकोच है, और आगे भी करता रहूंगा। नहीं, मुझे लगता है एंकर की भूमिका में इतना उग्र रूप लेना जो है वो शायद ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात रख के चर्चाएं होनी चाहिए। अगर हम लोग यही करते रहेंगे तो लोग कैसे सुनेंगे। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज चाहता था कि गुजरात के उस प्रकरण के बारे में सीपी राय जी क्या कहते हैं, पहले सुन लूं। आपकी बात सुनना चाहता हूं सीपी राय जी थोड़ी देर के लिए। नहीं, उनसे मैंने पूछ लिया, आप बताइए संदीप, गुजरात में जो हुआ ऊपर से संकेत गया क्या? तभी होता है ये, वरना कैसे हो पाता? कभी संदीप जी, जहां आज के दिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित है कि कोई भी संकेत, संदेश या आदेश वो फट से जो है कहीं ना कहीं रूप में निकल के आ जाते हैं। ये इस तरीके की जनरल बात करना कि ऊपर से आदेश आया, वो मैं इसलिए कह रहा हूं, गंभीर चर्चा में वो मैं इसलिए कह रहा हूं। अब सुनिए, अच्छा आप बोलिए। देखिए, 26 दिसंबर 2014 का वाकया, वो तो बहुत रिपोर्ट हुआ, आनंदीबेन पटेल को अफसोस भी जाहिर करना पड़ा, पर दरअसल उसके 5 दिन बाद ही गुजरात में ही नर्मदा बांध पर एक और मॉक ड्रिल की गई। शायद आपको भी ना पता हो, आपको खैर जानकारी रखते हैं, मीडिया में कम रिपोर्ट हुआ था। वहां एक और मॉक ड्रिल हुई, और वहां पर तथाकथित बवालिये जो थे, जो एक्टिंग कर रहे थे दंगाइयों की, वो नारा लगा रहे थे इस्लाम जिंदाबाद। सूरत को मैं मान लूं चूक हो गई। 4-5 दिन बाद फिर एक और मॉक ड्रिल, फिर से जो तथाकथित आतंकी वो एक धर्म विशेष से जुड़ा नारा बुलंद कर रहे हैं।
ये भी संयोग हो गया। संदीप जी, इसकी चर्चा तब करते तो शायद मैं तथ्य पता लगा के फिर बात करता। अब आज से 1 साल पहले, 8 महीने पहले, 7 महीने पहले जो चीज थी, वो नया प्रकरण आप जो कह रहे हैं उसके एक तथ्य मुझे कहां से आज की नई चीज बता देता हूं। तो वो आज की नई चीज बता देता हूं। आपने क्योंकि छेड़ा, माफी चाहूंगा बीच में टोक रहा हूं फिर से। एनआईए सॉफ्टली प्रॉड कर रही है, बड़े हल्के से दबाव बना रही है रोहिणी सेलियन पर। मालेगांव ब्लास्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर हटा दिया गया उनको। हाँ, ये एक और चीज जोड़ दी है सुकेश ने। उनको हल्के से उनको दबाव डाला जा रहा था एनआईए की तरफ से एक बड़े अफसर के द्वारा कि सरकार चाहती है आप सॉफ्ट हो जाइए इस केस में, क्योंकि उसमें 7 तथाकथित हिंदूवादी जेल में बंद हैं। अच्छा, मैं बोल लूं, सुकेश जी और संदीप जी दोनों सुन लीजिए। इल्जाम लगाने से पहले अगर पूरी रिपोर्ट भी पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होता। चलिए बताइए। एक तो आपने कह दिया हटा दिया, वो हट रही थी इसलिए उन्होंने इल्जाम लगाया। अब उनकी बात की सत्यता लेंगे या ये भी हम पहचानने से इनकार कर देंगे कि जब उनका हटने के ऑर्डर हो गए उसके बाद उन्होंने इल्जाम लगाया। हमें अरे भाई, ये इल्जाम पहले तह में जाना चाहिए। सुनिए, क्या हमें रोहिणी सेलियन के आरोपों की तह में जाना चाहिए? बिल्कुल जरूर जाइए। सरकार जाएगी, सरकार जाएगी। हमें सरकार क्या जाएगी? सरकार ने तो जानकारी लेके इसको रद्द कर दिया ना। सरकार ने एनआईए का अगर आपने बयान आज देखा हो तो उन्होंने पूरी उसकी डेट वाइज जो है उसकी व्याख्यान कर दी। राजीव त्यागी काउंटर कर रहे हैं। फैसला हुआ था एक मीटिंग के अंदर, राजीव त्यागी काउंटर कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी बात तो खत्म कर लूं। मैं पहले अपनी बात खत्म चलिए करिए, सुन लेते हैं। तो हर चीज को एक उसके परिप्रेक्ष्य में देख के अगर हम लोग कहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब क्या हो गया है कि हर एक योजना है वो एक किसी खास चश्मे से हर प्रश्न को और हर स्थिति को देखना चाहता है और उसके पीछे कहा कुछ और जाता है, मकसद राजीव कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, राजीव काउंटर कर रहे हैं। राजीव देखिए, आपने करीब करीब 3 मिनट दिए सुधांशु जी के, और सुधांशु जी के पास कुछ तर्क नहीं था। अब घड़ी लेकर मत बैठिए ना, बैठना पड़ेगा। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की विशेषता की झूठ भी बड़ी साफगोई से बोलते हैं। क्या मोदी जी पे मुकदमे खत्म नहीं होने का काम हुआ? क्या अमित शाह जी पे मुकदमे खत्म होने का काम नहीं हुआ? क्या अमित शाह को तड़ी पार नहीं किया गया था गुजरात से? जब अमित शाह जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होंगे तो लुम्पन एलिमेंट स्वतः ही निकल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नारे लगाएंगे। तभी तो एक हाथ में माला एक हाथ में माला चलता है। तभी तो राम यादव की सरकार और दूसरे यादव की सरकार चलती है। स्पेसिफिक पॉइंट है ये। जब प्रधानमंत्री की तरफ से सीबीआई को आदेश होंगे, पिंजरे में बंद होता उसी हिसाब से काम करेगा जिस तरह से मोदी जी चाहेंगे, जिस हिसाब से अमित शाह चाहेंगे। आप यूपीए की बात तो नहीं कर रहे? यूपी की बात नहीं, यूपीए की बात तो नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, आज जो हो रहा है संदीप जी, सबको दिख रहा है। तड़ीपार व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है और सारे मुकदमे उनके खत्म होते जा रहे हैं, ये तो एनआईए की छोटी सी आपने झांकी बताई है। ये तो सब चीज तो होंगी। दूसरी बात, यूपी के विषय में और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगा। प्रजातंत्र या कोई भी संस्था, कोई भी परिवार, कोई भी देश 3 शब्दों पे चलता है: संयम, सहनशीलता और सहिष्णुता पे। अगर ये नहीं होंगे, संस्थाएं खत्म हो जाएंगी, देश खत्म हो जाएंगे, परिवार खत्म हो जाएंगे। और न्यूटन का जो 3rd लॉ ऑफ मोशन है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इससे देश नहीं चल सकते, संस्थाएं नहीं चल सकते, परिवार नहीं चल सकते। और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी का ये मिला जुला हैंड इन ग्लोव है कि इनको ध्रुवीकरण की राजनीति सूट करती है। विकास की राजनीति करें किसी सदी में तो बेहतर होगा। ये इस तरह की राजनीति देश के भले में है क्या? अब देखिए संदीप जी, मैं बड़ा सीधा सवाल एक बात मैं कहना चाहता हूं। पुलिस बिल्कुल भला नहीं होगा। इस बात कैसे भला होगा? आपने अभी सहनशीलता की बात की, धैर्य की बात की, अपना लीजिए। मैंने ये कहा कि पुलिस और प्रशासन का किसी भी राज्य को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी संकेत का दुरुपयोग आप मत कीजिए जिससे समाज में विभाजन की प्रक्रिया दोनों जगह ऐसा होता है। कोई देखिए, कोई चाहे यूपी हो, चाहे 2 जगह, 3 जगह हो, 4 जगह। गुजरात की मुख्यमंत्री नहीं, ये बहुत वैलिड पॉइंट है सुकेश का। गुजरात ऊपर से जब तक आपको मालूम है ऐसा मैं कर दूंगा तो ऊपर वाले गुजरात के मुख्यमंत्री ने तुरंत माफी मांगी। लेकिन मैं भी मालेगांव पर एक बात आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पूरे देश में गलत संदेश जाएगा। देखिए, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम तब शुरू होता है जब चार्जशीट दायर किया जाता है। 6 साल तक 2008 में मालेगांव केस हुआ, प्रज्ञा गिरफ्तार हुई। 2008 से 14 तक शताब्दी की गति से एनआईए चल रही थी। 2 गृह मंत्री हिंदू सैफरन टेररिज्म की बात कर रहे थे, चिदम्बरम साहब और शिंदे साहब।
जो हिंदू आतंकवाद और सैफरा आतंकवाद की बात कर रहे थे, उस अम्ब्रेला के नीचे पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी। 1 सितंबर 2010 नहीं नहीं, जब आपने सवाल उठा दिया आतंकवाद की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का, मुझे 30 सेकंड, आतंकवाद तो किसी का भी हो। आपने कह दी ना बात, आतंकवाद तो किसी का भी हो। मुझे 30 सेकंड में पूरा कर दिया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इससे बहुत ज्यादा मुझे बोलना नहीं है कि 1 सितंबर 2010 सुधांशु जी, मैं बात पूरी कर लूं। 1 सितंबर 2010 को ये पैनल में आई थी और 1 सितंबर 2015 को 5 साल का पैनल होता खत्म होने जा रहा है। ये उन्होंने वही काम किया जो सेंसर बोर्ड की चेयरमैन लेला सैमसन को का जब टर्म खत्म हो रहा था, टर्म खत्म होते हुए सरकार पर आरोप लगा चली गई। ये यूपीए सरकार की अपेंडिक्सेज हैं, ये एंसिलरीज हैं जो सरकार में बची हुई है। वो यूपी सरकार के अपेंडिक्स है, जो इनके जाल में ना फंसे वो यूपी सरकार के अपेंडिक्स है। ये कैसी बहस है, ये कैसी बहस है, कैसे तर्क है? आप वितांडवाद कर रहे हैं, आप वितांडवाद कर रहे हैं 100%। आप शुरू से वितांडवाद कर रहे हैं, इसलिए राकेश जी ये धर्म को क्यों लेकर आ जाते हैं? एक मिनट देखिए, अब आखिरी मिनट है, आखिरी मिनट, 1 मिनट। चिल्लाने वाले लोग ये फालतू का सड़क छाप डिबेट आप कर रहे हैं, क्योंकि तर्क नहीं है। सड़क छाप लोगों के साथ डिबेट मुझे बहुत खराब लगता है। देखिए, सड़क छाप डिबेट आप कर रहे हैं और इस तरह की भाषा से उम्मीद नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। राजीव, मुझे संदीप साहब मैं बैठ गया। उन्होंने कहा सड़क छाप, मुझे संघ की किसी भी टिप्पणी में बुरा नहीं लगता। संघ का काम चलिए बोलिए, नहीं संघ का काम करना और बोलिए, तो आपको रोकना चाहिए था इनके वक्तव्य पे, इनके वक्तव्य रोकना चाहिए। क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, वैसे ठीक कर रहा हूँ संदीप जी, कि जो व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता हो तो वो सड़क से निकल के आया होगा। संदीप जी, मैं भी बोल रहा हूँ। अब एक मिनट, सारे गेस्ट को हटा दो स्क्रीन से, सब गेस्ट को हटा दो, सब गेस्ट को हटा दो। मैं माफी चाहूंगा दर्शकों से, राजीव त्यागी की तरफ से और राकेश सिन्हा की तरफ से, कि सड़क छाप और इस तरह के ऊंचे शब्द अगर इस्तेमाल किए जाएं चर्चा में, आपने किए और राकेश जी ने भी किए। आप दोनों की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूं अपने दर्शकों से। और सुकेश, आखिरी सवाल, एक ब्रेक लेना है मुझे। धर्म क्यों आ जाता है आड़े? जब भी विकास की बात हो उस पर ऐसे थ्योरियां नहीं चढ़ेंगी। ये संकेत, इस तरह की बातें क्यों इस्तेमाल होती हैं, क्यों पब्लिक लाइफ में सार्वजनिक मंच पर आती हैं? इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ये आज से नहीं है। ये जब से आया है तब से ये जड़ इसकी मजबूत होती जा रही है, उसको खत्म करने की कोशिश नहीं हो रही है। बयानबाजी बहुत हो रही है कि विकास पे चर्चा हो, बिहार का चुनाव भी कहा जा रहा है विकास पे लड़ा जाएगा, लेकिन गठबंधन जो है वो लालू यादव नीतीश कुमार में होगा। नरेंद्र मोदी विकास की बात करके आए थे, लेकिन जो लोग ऐसे धर्म को आगे रखकर बात करेंगे उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक फेचिंग होता है, वो फेच करता है, आपको वोट फेच करता है। तो जब तक वोट की राजनीति धर्म के इर्द गिर्द होगी, कहीं स्कल कैप पहना के होगी, कहीं केसरिया दिखाकर होगी, तो ये माइंडसेट नहीं बदलेगा और ये माइंडसेट ऊपर से बदलना पड़ेगा। ये पर्कुलेट करेगा नीचे तक, वो नहीं हो रहा है। ये यथा राजा तथा प्रजा वाला खेल है और कहीं ना कहीं ऊपर वालों को, केंद्र में, राज्य सरकारों में बैठे शीर्ष नेतृत्व से हमारी अपील है कि देश को आगे बढ़ाना है तो कम से कम मजहब की सियासी दुकानदारी ना हो और चर्चा भी हम थोड़ी सी सहनशीलता से करें। राकेश सिन्हा, राजीव त्यागी, सुकेश रंजन, सुधांशु, अब छोड़िए, सब इन्होंने इस्तेमाल किए, छोड़िए सुधांशु, सब इन्होंने इस्तेमाल किए और आरएसएस से उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। मैं तो शब्द बना हुआ हूं, करता है लोगों का। मैं किसी भी हमेशा 1925 से यही काम करता है। जिस डिबेट में बोलने ना दिया खाकर आए हैं आपकी कहीं, मैंने आपका स्टूडियो बाहर चाय पी थी, मुझे ऐसा ही लगता है वो चाय आपकी शायद बंद करा दी। हुआ तो चिढ़ के कहा सुधांशु, सर मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना, मैं ब्रेक ले लूं? आप सब दीवाने की बात करते हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल। सीपी राय साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और माफी भी कि आपको कम वक्त दे पाया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।